इंट्रोड्यूस करिए अपने बारे में और आप ट्रेडिंग में किधर से आए, इंस्पायर आप कहाँ से हुए या पहली बार मतलब आपने मार्केट के बारे में किधर से सुना? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जब मैं जॉब शुरू करी एज अ प्रोफेसर, तो जब जॉब शुरू करी वो टाइम पर ये था कि पैसा तो बनाना ही, सबका ही एम यही रहता है कि भाई हमें पैसा तो बनाना ही है। और जॉब में वो पैसा जैसा बनाना था वैसा कुछ था नहीं। तो वही था कि जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ तो आजू बाजू एटमॉस्फेयर ऐसा ही है कि भाई स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा बहुत कुछ करो। तो वहाँ से जो मेरे कलीग थे, प्लस मेरे घर में भी पोर्टफोलियो और इन सब की बातें चलती थी, तो वो टाइम पे थोड़ा इंटरेस्ट आया और वहाँ से मैंने शुरू किया कि भाई पहली बार हम कुछ ट्रेड करेंगे। सो ट्रेड करने के लिए इनिशियली सबसे पहला शेयर आज भी मुझे याद है कि अशोक लेलैंड मैंने लिया था। और जो भी क्वांटिटी लेने के बाद जो बिगिनर्स लक बोलते हैं वो मेरे साथ नहीं था, सबके साथ होता है, पर मैंने लिया, लेते ही वो शेयर गिर गया। सो इमीडिएटली जो 3 महीने का सैलरी था वो 3 महीने का सैलरी मैंने उसमें डाला था और वो गिर गया। एंड देन नेक्स्ट 3 महीने तक मैंने वेट किया कि वो रिकवर करेगा, कुछ हो जाएगा, उसके बारे में मैं पढ़ता रहा, ये वो XYZ। उस टाइम पे मनी कंट्रोल बहुत चलता था, तो मनी कंट्रोल साइट पे जाके मैं पढ़ता था, तो कोई उसमें लिखता था RSI ऐसा होगा, MACD ऐसा होगा, ये ओवरबॉट था। वो टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था, बट वहां से शुरुआत हुई कि ये सब चीजें कुछ है, RSI है। फिर वापस गूगल यूज किया कि भाई व्हाट इज RSI, व्हाट इज MACD, व्हाट इज ओवरबॉट, व्हाट इज ओवरसोल्ड, ये क्यों गिर गया, इसका रिजल्ट खराब आया। और मनी कंट्रोल पे लंबे लंबे डिस्कशन चलते थे कि ये एक बंदा कुछ लिख रहा है, दूसरा बंदा कुछ लिख रहा है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे ये आया कि मुझे तो इसमें से कुछ पता नहीं है और मैंने पैसा डाल दिया है। सो दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। सो फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू गेट एजुकेटेड ऑन द फैक्ट कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और मीनवाइल जब 3 महीने निकले, 3 महीने में उसका रिजल्ट अच्छा आया, वो अगेन मेरे बाइंग प्राइस से 10 रुपए बढ़ गया, मैंने वहां बेच दिया। वो पैसा जो मिला मैंने कॉल में डाल दिया और कॉल इवेंचुअली 0 हो गया। ठीक है, तो ये जर्नी थी। उसके 6 महीने तक मैंने पढ़ाई करी, ट्रेडिंग बिल्कुल 0 करी। घर में प्रीवियसली कोई करता था ये चीज? हाँ, मेरे फादर चार्टेड अकाउंटेंट हैं और मेरे नाम से, मतलब जो हमारे बच्चों के नाम से एक अकाउंट होता है तो उसमें IPO अप्लाई कर सकते हैं, तो वो IPO सारे अप्लाई करते थे, तो मेरे नाम से भी अप्लाई होते थे और वो अकाउंट में आते थे। तो कभी कभी जो अगर मेरे अकाउंट में बेचा, जब मैं 18 साल का हुआ, तो उसमें से कुछ भी बेचना होता था तो मैं साइन करता था मेरे अकाउंट में से। तो वहां से आइडिया है कि ओके ये चीज होती है, ये पैसा बढ़ रहा है, यहाँ पे अभी फॉल आया। तो 2008 में तो इतना मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैं कॉलेज में था, पर मेरे सीनियर्स जरूर बात करते थे कि भाई 2008 आ रहा है, रिलायंस इतने में जाएगा तो ये हो जाएगा, पैसा नहीं है, मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये सब बातें सुनने को मिली थी। वो टाइम पे ज्यादा आइडिया नहीं था, पर घर में मेरा पोर्टफोलियो या मेरा अकाउंट था, तो उसमें मैं जब साइन करता था तब मेरे को वो आइडिया था कि हाँ, स्टॉक मार्केट जैसा कुछ मेरा अकाउंट भी खुला हुआ है। अगर आप ट्रेडिंग ना कर रहे होते आज, तो आपको क्या लगता है आप कहाँ पे होते, कहीं पे जॉब कर रहे होते या कोई? हाँ, अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता सो डेफिनेटली मेरी थिंकिंग इतनी ग्रैंड नहीं होती जितना मैं सोच रहा हूँ, या जितना मैं पढ़ने की मेरे में लालसा है, या जितना मुझे नया जानने की लालसा है, वो होप नहीं आती मैं अभी भी प्रोफेसर ही होता। क्योंकि मैं प्रोफेसर था 4 साल तक, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, पर उस फील्ड से मुझे ये था कि मैं ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में कुछ बड़ा कर पाऊंगा और इससे भी ज्यादा कमा पाऊंगा, इसीलिए वो फील्ड को मैं छोड़ पाया या मैं वो हिम्मत कर पाया। अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो आज भी किसी कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहा होता, या तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता, किसी फार्मा इंडस्ट्री में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट जॉब कर रहा होता। जो आपने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया था, आपने उसको फेस करके आगे कैसे बढ़े? फेस करके ये था कि मेरे पिताजी ने ये बोला कि आप इसके बारे में पढ़ो, पैसा है, मैं पैसा दे दूंगा और आप डाल दोगे, ऐसे लॉस हो जाएगा। ऐसे कई लोगों ने पैसा घुमाया है। यहाँ पे पैसा उसी का बनता है जो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहता है। अनइन्फॉर्म्ड बंदे का पैसा नहीं बनता है। इंफॉर्मेशन के लिए हम इंटरनेट, एज अ टीचर हम, और एज अ साइंटिस्ट, एज अ जो मेडिकल, मतलब मेडिसिन के बारे में मैं रिसर्च करता था, तो वही चीज, वही जो मेरा एक्वायर्ड नॉलेज था रिसर्च का, वही मैंने
मैंने सारा ट्रेडिंग में लगा दिया कि भाई इसको कैसे पढ़े, क्या करे, बुक्स डाउनलोड करी, बुक्स पढ़ी। और वही फेज में एक इच्छा ये भी थी कि भाई मेरे ट्रेडिंग डिसीजन गलत जा रहे हैं, पर हर फील्ड में अपना एक नंबर 1 बंदा होता है, तो कोई ऐसा नंबर 1 बंदा जरूर होगा जिसके सारे ट्रेडिंग डिसीजन सही गए होंगे और वो नंबर 1 पे भी रहा होगा। वो कहीं पे WD गैन का एक नाम आ गया था और वहां से थोड़ा स्पार्क हो गया था कि अगर WD गैन कर सकता है तो हम भी थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। आपके सबसे बड़े मेंटर अगर कोई रहे होंगे या कोई इन्फ्लुएंसर जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया होगा, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे? देखिए, वो 2011-2012 में ट्विटर का इतना व्याप नहीं था, ना ही फिन इन्फ्लुएंसर इतने थे। वो टाइम पे रमेश दमानी जी के यूट्यूब पर एपिसोड आते थे, इन्वेस्टिंग विद रमेश और इन्वेस्टिंग विद बुल्स या ऐसे नाम से आता था, और उसमें वो वरुण दागा, केनेथ एंड्राट, फिर बहुत सारे रिनोन्ड इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू आते थे। और वो इंटरव्यू में वो क्या बताते कि जैसे मैंने श्री सीमेंट 10 रुपए पे खरीदा तो मैंने ये देखा था, मैंने ये चीज करी थी। वरुण दागा और उन लोगों ने टेस्टी बाइट्स जो है वो काफी सस्ते भाव में खरीदा था, वो फिर बढ़ के गया। तो वो अपनी स्टोरी शेयर करते थे कि भाई हमने टेस्टी बाइट्स था तो इंडिया में उनके स्नैक्स मिलते नहीं थे, तो हम यहाँ से ट्रेवल करके यूएस गए और वहां पे वो स्नैक टेस्ट किया और देखा कि सेल कितना है, फिर आके हमने इन्वेस्ट किया। सिमिलरली उन्होंने एक फार्मा कंपनी लिस्टेड नहीं थी, तब जाके उन्होंने सामने से जाके प्रमोटर के ऊपर बैठ करके प्रमोटर से शेयर लिए, और फिर जब वो लिस्ट हुआ और प्रमोटर ने वो कंपनी पूरी बेच दी, प्रमोटर निकल गया तो वो भी निकल गए। तो ये सब चीजें वो टाइम पे नॉलेज बहुत अच्छा था कंपेयर टू अभी उतना नॉलेज नहीं है। और शरद झुनझुनवाला सर है, उनका एक वीडियो अभी भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, टाइमिंग इज ऑल अबाउट समथिंग, ऐसा कोई मेरे को याद नहीं है, पर उनका एक वीडियो, उन्होंने शायद तक गोवा में कॉन्फ्रेंस थी, वो वीडियो यूट्यूब पे आया था, तो वो वहां पे बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि WD गैन क्या है। तो वहां से थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद ये था कि मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने यही बोला कि आप WD गैन की किताबें पढ़िए, वहीं से आपको नॉलेज मिलेगा। सो टनल थ्रू द एयर, 45 इयर्स इन वॉल स्ट्रीट, और सहयोग से टनल थ्रू द एयर मैंने प्रिंट करवाई, 45 इयर्स इन वॉल स्ट्रीट मुझे मिली, वो मैंने पढ़ी, टनल थ्रू द एयर पढ़ी, फिर बाकी और सारी किताबें पढ़ी, तो उनसे इंटरेस्ट बढ़ता गया। इन्फ्लुएंसर का किसी एक का नाम नहीं दे सकता, पर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि उनको देख के मेरी इच्छा भी होती थी कि मैं भी कभी जाके वो स्टेज पे खड़ा रहूं, मेरा भी कभी सोनिया सिनॉय मैडम इंटरव्यू लें कि भाई आपने ये कैसे कर लिया, या मैं भी कभी विजय केडिया सर के जैसे बैठा हूं और कोई आके मेरा इंटरव्यू लेके हाँ भाई क्या बात है। तो वैसी इच्छा थी, और उसको अचीव करने के लिए मेरे पास जो हथियार था वो सिर्फ बुक्स थी, क्योंकि इंटरनेट पे बुक्स एंड मतलब इतनी अवेलेबल है, हमें चाहिए कि हम कैसे उसको यूज करें। तो बुक्स का ज्यादा, मेरी लाइफ में बुक्स का ज्यादा पार्ट है, इन्फ्लुएंसर का कम है। कुछ बताएंगे WD गैन के बारे में? कि WD गैन के बारे में तो आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे। उनकी एक्यूरेसी थी XYZ, और उन्होंने इतना पैसा बनाया। वो वीट ट्रेड करते थे, एस्ट्रोलॉजी करते थे, वो 33 फ्री मेसन थे। ये सब बातों से मैं यहाँ पे किसी को मैं अपना एडिशन करूंगा ऐसा कुछ नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक प्योर मैथ फॉलो करते थे, जो मैथ पूरे यूनिवर्स में है, चाहे हमारी हो, चाहे प्लांट्स की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे वेदर की हो, वही जो मैथमेटिक्स है वो फॉलो करते थे। वही मेथड, वही मैथ्स जो है वो चांद, तारे, प्लेनेट सभी फॉलो करते हैं, और वही साइकिल को लेकर उन्होंने अपनी थियरी बनाई, उसको प्रोजेक्ट किया, और वो प्रोजेक्शन सही जाने लगा और उसी को ट्रेड किया। अब ये प्रोजेक्शन सही क्यों गया, अगर कोई भी उसकी हिस्ट्री पढ़ेगा तो उन्होंने 1000 साल तक की हिस्ट्री पढ़ी हुई है। इंडिया भी वो आए थे एस्ट्रोलॉजी सीखने, और वो जो 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ी, और उन्होंने क्या किया, उसको सिस्टम को अगर वो बोलते कि भाई चलो सूर्य आज मेष राशि में है तो ये चीज होगी, तो जनरल पब्लिक उसको मानती नहीं। उसकी जगह उन्होंने क्या कहा, 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को जब ये चीज होगी, दोपहर की 1:30 बजेगी, तब गेहूं जो है वो XYZ जगह पे ट्रेड होगा। उन्होंने मैथमेटिकली प्लेनेट की डिग्री को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किसी भी कॉमोडिटी या स्टॉक के शेयर को कैसे उस प्राइस के साथ कोरिलेट करना है, वो मेथड उनके पास, तो उसी को उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर भी कई टॉपिक लिखे हुए हैं लोगों ने, कई बुक्स लिखी हुई है, कई एंगल, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो मैथ्स अप्लाई करी, मैं भी उसी रास्ते पे गया, मेरे को भी इतना नहीं आता है, पर मेरा
जो एम था कि अगर ये कर रहे हैं, इन्होंने कुछ ढूंढा है तो हम भी ढूंढ सकते हैं, हम भी उसमें ट्राई करें, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो कोरिलेशन मिले बहुत सारे। फिर बाद में एक पेपर बहुत अच्छा था जिसके अंदर उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था, कॉफी के ऊपर एक लेटर है, उसके अंदर सारी उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और डिग्रीज लिखी हुई है। वहां से मुझे आइडिया आ गया कि ये करना क्या चाह रहे हैं, और वही चीज मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने फॉलो करना शुरू किया तो मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे। हालांकि इनिशियल रिजल्ट एंथुसियास्टिक नहीं थे, फिर से मैं बोलता हूँ। मैंने एक शेयर उसी को देखकर 100 रुपए पे खरीदा था, वो 20 रुपए आ गया था, ठीक है। पर मैंने हार नहीं मानी, वहां पे भी मैंने हार नहीं मानी कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया तो ये सब गलत है। मैंने ये माना कि वो गलती मेरी है, कहीं मुझसे पढ़ने में भूल हुई है या मुझसे कैलकुलेशन करने में भूल हुई है, तो मुझे इसे सुधारना है। मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि अपनी गलती है ये नहीं मानते, वो ये मानते कि ये सिस्टम गलत है या ये मेथड गलत। तो मैंने वो ब्लेम गेम नहीं किया, मैंने अपने आप को सुधारने पे ट्राई किया, और बुक्स पढ़ी, और एजुकेशन डिराइव किया, और लोगों से बातें करी, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुआ। आप किसी मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट क्या इम्पैक्ट रहेगा, इस चीज को कैसे असेस करते हैं? मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट में दो ही है, एक तो होता है रेट डिसीजन, जीडीपी डिसीजन, जीडीपी का है, पॉलिसी डिसीजन है। ये सारी चीजें जो होती है वो कहीं ना किसी एक फैक्टर को इम्पैक्ट कर रही होती है, और वही इम्पैक्ट आगे जाके मनी फ्लो क्या रहेगा मार्केट में, मनी फ्लो कहाँ पे रहेगा, उसका अंदाजा देते हैं। तो मेरा मेन एम ये रहता है कि जितना ज्यादा आप न्यूज देख सकते हो और जितना ज्यादा उस न्यूज के पीछे छुपा हुआ इंटेंशन पता कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अलग दिमाग से काम करता हूँ। कहीं पे बरसात हो गई, कहीं पे फ्लड आ गया, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो गई। सो इट इज डिसएडवांटेज टू देम, बट समवन्स डिसएडवांटेज इज एडवांटेज टू अदर पर्सन। तो वही चीज मैं अप्लाई करता हूँ। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा है, जियोपॉलिटिक्स में भी ऐसा है कि अगर एक सेक्शन को, मतलब एक जगह पे सैंक्शन लगा दिया गया तो जो दूसरा सप्लाई कर रहा है उसका भाव बढ़ सकता है। तो वही चीज अप्लाई करी, वही चीज ढूंढा। डेटा में इतना पढ़ता हूँ, मैक्रो के इंडिकेटर्स इतने पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ बहुत सारे इंडिकेटर। मुझे कुछ नहीं आता है, ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैं, कोई ये समझ ले कि भाई मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ। मेरा जो मैं डेली डेटा देख रहा हूँ वो डेली देख रहा हूँ, डेली में वो सारी चीजें देख रहा हूँ, और वो सारी चीजें जो देख रहा हूँ उसको फिर मैं मॉडिफाई करके अपने हिसाब से ढाल के, और उसके पीछे ये इंटेंशन होता है वो मैं थियरी लिख देता हूँ। अगर भविष्य में होता है तो मैं बता देता हूँ। तो जब भी कोई गवर्नमेंट अपनी कोई नई पॉलिसी लाती है तो आप इसमें क्या ऐसा की पार्ट रहता है एक जो आप फोकस करते हो कि ये बजट में क्या ऐसा की है जो पिछले बजट से डिफरेंट था, या आरबीआई की ये पॉलिसी में ऐसा क्या की फैक्टर है जो बैंक पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालेगा? देखिए, यहाँ पे हमें देखना ये चाहिए कि बजट के रिलेटेड जैसे ही बजट आएगा उसके चंद घंटों में एक्सपर्ट रिपोर्ट भर भर के आ जाती है। तो मैं उस एनालिसिस का वेट करता हूँ, नंबर 1, क्योंकि अपना एनालिसिस गलत हो सकता है पर 4-10 लोगों का एनालिसिस गलत नहीं होगा। तो मैं एज अ टीचर, जो मेरी आदत है, तो मैं पहले बच्चों की नोटबुक चेक करता था या जर्नल्स चेक करता था, तो अभी मैं रिपोर्ट्स चेक करता हूँ। तो अगर 10 लोगों के रिपोर्ट आ रहे हैं, मैं 10 के 10 रिपोर्ट पढ़ डालता हूँ, और उसमें से एक कॉमन चीज मिल जाती है कि ये कॉमन थीम ये दिख रही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है, तो ये जगह ये सेक्टर में इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे ही बेसिक एडवांटेज रहेगा। हाँ, अब पहले इस चीज में टाइम लगता था क्योंकि मैं नया नया था, अब उस चीज में टाइम नहीं लगता। अब खाली पढ़ते हुए, जब आप लंबे टाइम से एक ही चीज पढ़ रहे हो, या रेट कट या रेट हाइक पे ही पढ़ रहे हो, तो कहीं पे भी अगर रेट हाइक या रेट कट होगा, उसके जो सीरीज इवेंट है, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, मनी फ्लो, आपका लोन्स है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, इन सब पे क्या इंपैक्ट आएगा, इमीडिएटली आपके दिमाग में सारा चार्ट बन जाता है कि ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये स्टेबल रहेगा, यहाँ पे ये रीजन है। इन्फ्लेशन की फॉर्मूला अगर आपको पता है, कोर इन्फ्लेशन की फॉर्मूला पता है, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो रिसेंटली अभी जैसे इन्फ्लेशन सब लोग गिन रहे थे, तो इंडिया में इन्फ्लेशन खाली फूड रिलेटेड था, फ्यूल रिलेटेड नहीं था। तो फूड वाला इन्फ्लेशन वाला पार्ट अभी नीचे आ गया है, तो उसको देखकर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगर फूड इन्फ्लेशन नीचे आ गया है तो डेफिनेटली आने वाला इन्फ्लेशन कम रहेगा। अब अगर इन्फ्लेशन कम रहेगा दैट मीन्स कि रेट कट हो सकती है, और अगर रेट कट हो सकती है दैट मीन्स कि आपकी बॉन्ड यील्ड नीचे आ सकती है। अगर बॉन्ड यील्ड नीचे आ सकती है दैट मीन्स कि कोई बंदा आपका बॉन्ड खरीद सकता है,
और कोई बंदा अगर आपका बॉन्ड खरीद रहा है तो वो आपकी इकोनॉमी में पैसा डाल रहा है, और अगर वो इकोनॉमी में पैसा डाल रहा है तो डेफिनेटली इक्विटी में रैली देखने को मिलेगी। बस ये सिंपल सा पूरा एक चक्र है, इसे अलग अलग रूट मैंने बना के रखे हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं जब भी आप, तो उसमें आप करेंसीज और कमोडिटीज का क्या कोरिलेशन रखते हैं अपने कंट्री से? देखिए, करेंसीज में मैं डॉलर इंडेक्स देखता हूं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इज बीइंग ट्रेडेड वाइडली, और उसमें जो पेयर्स होते हैं यूएसडी आईएनआर है, यूरो है, जापानीज येन है, और यूएसडी है, यूएसडी आईएनआर, ये सारे पेयर देखने का मीनिंग यही है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यही इम्पैक्ट करते हैं, क्रूड में भी यही इम्पैक्ट करते हैं। और जो कमोडिटीज मोस्ट स्पेसिफिकली मैं देखता हूँ गोल्ड सिल्वर, क्योंकि हाँ, इंडिया इज ए नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं गोल्ड, उससे भी ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, बट ठीक है। तो ये दो चीजों से पता ये चलता है कि ट्रेडिशनल थियरी के गोल्ड ऊपर कब जाएगा, रिसेशन में, स्टैगफ्लेशन में, हाइपर इन्फ्लेशन में गोल्ड कहाँ जा रहा है, कब वो स्टेप डाउन हो सकता है, कि डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट क्या है, करेंसीज का मूवमेंट क्या है बीच में। और इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, विक्स। हमारे यहाँ पे विक्स ट्रेडेबल नहीं है, यूएस में विक्स ट्रेडेबल है, उसके ऊपर दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी बने हुए हैं। तो अगर वो जो ट्रेड हो रहा है, वो मूवमेंट देखकर मेरे कई बार मैं कोरिलेशन बना सकता हूँ कि आज विक्स ऊपर है तो अगले 2-4 दिन में मार्केट गिर सकता है, या विक्स ऊपर है और किसी कारणों से विक्स ऊपर है तो ये फेक हो सकता है। प्लस हम ये देख सकते हैं कि जैसे कभी वॉर होता है तो वो टाइम पे क्रूड और गोल्ड पे नजर होती है, भाई वॉर होगा तो एकदम से क्रूड स्पाइक मारता है या तो गोल्ड स्पाइक मारता है, तो वहां से एक मैक्रो से फिल्टर ये मिल जाता है कि ये वॉर की न्यूज आई है, ये झूठी हो सकती है, क्योंकि क्रूड और गोल्ड में कोई इंपैक्ट नहीं है। तो वो भी हमें एक आइडिया देता है कि अगर ये न्यूज झूठी है तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट में कोई सा भी रिएक्शन देखने को मिलता है तो वहां पे हम अपॉर्चुनिटी सेज करके उसमें से पैसा बना सकते हैं। मतलब वहां पे अगर डाउनवर्ड का स्पाइक आया तो आप बाय कर सकते हो, अपवर्ड का स्पाइक आया तो वहां सेल कर सकते हो। अगर आपकी नजर है वर्ल्ड की करेंसीज पे, गोल्ड पे और क्रूड पे, यही चीजें सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, दूसरी चीजें भी होती होंगी पर मैं इन पे नजर रखता हूं, तो इनसे मेरे को आइडिया बन जाता है कि मैं करना क्या चाह रहा हूं या मैं हाइपोथेसिस क्या बना रहा हूं। करेंसीज का प्लस कमोडिटीज का इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या कोरिलेशन बैठता है? नहीं, करेंसीज में से तो ये है कि अगर हमारी करेंसी वीक होती है तो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बढ़ेगा, प्लस एफआईआई पैसा बाहर ले जाएंगे, और अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है तो इन्फ्लेशन कम होगा, इनफ्लोज हमारे यहाँ ज़्यादा आ सकते हैं। हमारी करेंसी अगर स्टेबल है लंबे टाइम से तो से ज़्यादा लोग पैसा डालने के लिए ललायित रहेंगे, क्योंकि हमारी जीडीपी ज़्यादा है, तो उस जीडीपी के हिसाब से लोगों को ग्रोथ मिलना चाहिए। सो नॉर्मली जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, अगर जीडीपी आपका 6% है और इन्फ्लेशन आपका मान लीजिए दूसरा 4 से 5% है, तो इट विल बी अ कंपोजिट ऑफ 11%। तो कोई भी कंपनी होगी, उसको अगर पैसा कमाना है तो उसको 11% से ज्यादा ही कमाना होगा। अगर वो 11% से ज्यादा कमा रहा है देन दैट कंपनी इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। वो जो अंडरस्टैंडिंग है, एंड देन ऑल्सो अगर करेंसी प्लस माइनस हो रही है तो सेम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चेंजेस आ रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट में चेंज आ रहा है, राइस इंपोर्ट में चेंज आ रहा है, या भाव में चेंज आ रहा है, एक्सपोर्ट्स में चेंज हो रहे हैं, तो किस कंपनी को फायदा होगा? ये तो अभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि भाई कॉपर का भाव गिरा है या बढ़ा है, या क्रूड का भाव गिरा है या बढ़ा है, तो कुछ फायदा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस में बताता हूँ कि जब क्रूड का भाव गिर गया था और चेन्नई पेट्रो वाला शेयर है वो काफी बड़ा था, और वो प्योरली इन्वेंट्री गेन पर ही बढ़ा था। तो ऐसे स्पेशल केसेस जो है वो आप काफी पैसा आपको बना के दे सकते हैं। सेम चीज कैम्फर में था, कैम्फर में भी यही स्थिति थी, 4 से 5 लिस्टेड शेयर है, और पिछले साल आप देखिएगा वो कैम्फर के शेयर बॉटम से अच्छा खासा 1.5 मतलब 150%, 100%, 200% का भी गेन दिया है, जस्ट बिकॉज के एक चीज जो थी, मतलब जो उसका रॉ मटेरियल था वो थोड़ा महंगा आना शुरू हो गया था, और उसमें जैसे ही करेंसी फ्लक्चुएट होती है तो वो भाव और थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो दैट वाज एन एडवांटेज। तो इस हिसाब से मैं कोरिलेट कर पाता हूँ। पिछले बजट में आई थिंक निर्मला जी का एक डिबेट था कि हमारी करेंसी वीक नहीं हो रही, बल्कि सामने वाली करेंसी हमारे कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। नहीं, वो डॉलर था, वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, और वो था भी क्योंकि करंट कंसिस्टेंटली वो लोग प्रिंट करके या क्यूई करके उसको मेंटेन कर रहे हैं। उनके सामने कोई कोलेटरल नहीं है, यूएस के सामने कोई कोलेटरल नहीं है, पर इंडिया के सामने, मतलब इंडिया तो प्रिंट कर नहीं सकता उतने हिसाब से, अगर प्रिंट करेगा तो इन्फ्लेशन भाग जाएगा। अगेन यूएस की जो डेट है हर कोई खरीदने को तैयार है, तो कॉन्स्टेंटली वो लोग बॉन्ड इश्यू कर रहे थे,
इंडिया की करेंसी स्टेबल थी, जो पिछले साल का कमेंट था वो, अगर हम हर साल 2.5% डेप्रिशिएट करते हैं, ये साल भी 2.5% डेप्रिशिएट किए, सो 2.5% डेप्रिशिएट इज जो एक रेट है वो ठीक है। कुछ करेंसी थी, आई गेस टर्किश लीरा, श्रीलंका की करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी, ये बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर गई, उसके कारण वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन ये सब चीजें हो जाती हैं, फिर रायट्स और वो सब सेकेंडरी इश्यूज शुरू हो जाते हैं। पर हमारी करेंसी स्टेबल थी, वो टाइम पे फिन ट्वीट था कि भाई 81 वाला 83 हो गया या 81 वाला 85 हो गया, तो वहां पर काफी हुआ था। पर वही टाइम पीरियड पे अगर हम सारे इमर्जिंग कंट्रीज की करेंसी गिने तो उसमें से लोवेस्ट डेप्रिसिएशन इंडियन करेंसी के था। सो वी वर स्टिल आउट परफॉर्मिंग कंपेयर टू अदर, हाँ, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो? न्यूज हो गया या सर्टन न्यूज हो गया, ट्विटर पे बहुत अच्छे हैंडल्स हैं जो डेली डेटा अपडेट करते रहते हैं, प्लस ट्रेडिंग इकोनॉमिक साइड पे सारा ही डेटा आ जाता है। इन दैट केस कोई भी व्यूअर को अगर चाहिए कि भाई मैं मैक्रो कहाँ से पढूं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की एक साइट है, वहाँ पे आप जाएं, सारा डेटा अवेलेबल है, जितना चाहिए उतना है। प्लस मनी कंट्रोल पे भी वर्ल्ड डेटा का एक जो पेज है उसके अंदर भी सारा डेटा आता है। तो ये दो जगह से आई गेस मोटा मोटा जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। प्लस आरबीआई की साइट, फेड की साइट, कोई भी सेंट्रल बैंक की साइट आप जाके एसेस कर सकते हैं, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। जितने भी रिसर्च फर्म हैं, मतलब जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, गोल्डमैन सैक्स है आपका, फिर जेफरीज है, फिर सिटी बैंक है, यूबीएस है, इन सब की रिपोर्ट्स होती हैं मैक्रो पे। तो वो भी जाके आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है वो उसके बारे में क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए लिखा है, वो सारा रीज़न होता है। तो जो रिपोर्ट अवेलेबल है पब्लिकली आप पढ़ सकते हो, उससे भी काफ़ी आइडिया आता है। तो मैं वो सारा ही ट्रैक करता हूँ। मैं लगभग ये पिछले 4 साल से डेटा ट्रैक कर रहा हूँ। रिलायबिलिटी कितनी रही है? मैक्रो का डेटा रिलायबल होने में मेरे हिसाब से 15 से 30 दिन में उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है, कभी कभी 6 महीने भी हो जाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि डेटा की फ्रीक्वेंसी कैसी है। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि मैक्रो का डेटा है वो 1 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में या 1 साल में भी अपना इम्पैक्ट दिखा सकता है। उसमें इतना जल्दी करके कि ऐसा लिखा है और ऐसा हो जाएगा जरूरी नहीं है, पर जब वैसा होने लगे, हमने जैसा सोचा है कि ये डेटा अगर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर कम होगा तो रेट कट होगा, पर रेट कट का जो डिसीजन है वो हर 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आएगा। तो अगर इस महीने उन्होंने रेट कट नहीं किया और अगले महीने करने वाले हैं, तो बीच में 3 महीने का डिले आ गया, पर अगले महीने जैसे ही वो रेट कट करेंगे तो आपको सेक्टर पता होना चाहिए कि इमीडिएटली विच सेक्टर्स विल बी बेनिफिशियरी फ्रॉम दिस रेट कट, तो वहां पे आप काम कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी को ट्रेडिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, और ओवर द टाइम जब भी जितना भी आपने यूज किया है, कितनी रिलायबिलिटी इस चीज की रही है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं लाइफ लॉन्ग सीखता ही रहूंगा और अप्लाई करता ही रहूंगा, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहते हैं और अप्लाई करते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है, मैंने जो ग्रेड किया है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स एंड फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट्स। तो जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड, फिर जो मीडियम स्पीड वाले प्लैनेट्स हैं वो मीडियम टर्म ट्रेंड, और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है वो आपको डेली ट्रेंड या इंट्राडे ट्रेंड बता देते हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल है, हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, उन सभी में ये चीजें अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं, मिल सकता है। तो जुपिटर का मूवमेंट, सैटर्न का मूवमेंट, यूरेनस का मूवमेंट, प्लूटो का मूवमेंट, इनके ऊपर इंडिया में डेटा कम है, पर यूएस के अंदर डेटा भर भर के है कि कब कहाँ पे क्या हुआ था, इकोनॉमी में क्या हुआ था, वो सारी चीजें। तो वो आपको डेटा बहुत अच्छे से मिल जाता है। सेम आपको दूसरा डेटा आपको ये मिलेगा। इंट्राडे का डेटा सबसे ज्यादा ट्रिकी है कि कहाँ टॉप बनेगा, कहाँ बॉटम बनेगा, कौन से टाइम पॉइंट पे टॉप बन जाएगा या बॉटम बन जाएगा, कहाँ से बाय करना चाहिए, विष योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, कहीं पर षडाष्टक बन रहा है, कहीं पे नव पंचम बन रहा है, ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं रिसर्चर हूँ। तो मैंने क्या किया कि अगर हम जैसे मैं, मतलब जब मैं कॉलेज में था वो टाइम पे हमको रिसर्च ये सिखाते थे, आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक पे आप 100 आर्टिकल ढूंढ लो और वो 100 आर्टिकल पढ़ लो, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मैंने क्या किया कि शनि चंद्र के जितने भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, सेम
60% सेम, 80% सेम, मैंने उनको निकाल के पढ़ लिया और उस पर से मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि कल ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे ये होता है कि मेरे को वहां पे कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं ऐसा ही होगा। अगर कल ये योग है तो इतनी बजे इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो ऐसा कई बार लाइव वीडियो में भी हम डिस्कस करते हैं कि कल 10:30 बजे ऐसा हो जाएगा, वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, और ऐसा कई बार हुआ भी है। तो एस्ट्रोलॉजी में डेटा एनालिसिस, आप जो पढ़ रहे हो और आप जो समझ रहे हो और आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो तीनों चीजें डिफरेंट है। अगर उसके बीच का डिफरेंस आपको निकालना आ गया और उसका भाव समझ में आ गया तो आप काम कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी से डेटा परफेक्ट मिलता है। हमारी स्टडी गलत हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अभी ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी आ गए हैं और भर भर के ज्ञान दे रहे हैं। ये जो भी बंदा पढ़ रहा है उसके इंटेलेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है और कैसे रिसर्च कर रहा है। मैं सबको ये बोलूँगा कि हर सबसे इजी जो पार्ट है वो संक्रांति ट्रैक करना है। हर महीने की 14, 15, 16 तारीख को आपको संक्रांति देखने को मिलेगी। मेष, मकर, मीन, कुंभ, कन्या, तुला, ये सारी संक्रांति और एक्लिप्सेस, 2 सोलर एक्लिप्स, 2 ल्यूनर एक्लिप्स, ये 4 चीजें भी अगर आप ट्रैक कर रहे हो, धीरे धीरे आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ से शुरुआत करें अगर किसी को शुरू करना हो तो। कुछ बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जी, बुक्स में एक तो पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी की व्यापार रत्न है, वो आपको अमेज़न पे 350 से 500 के बीच में मिल जाएगी। एक मनी मैटर्स इन एस्ट्रोलॉजी बाय पीके वासुदेव, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर बाकी यूएस के अंदर अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पढ़ना हो तो लैरी पिज़ावेंटो की ट्रेडर्स एल्मेनेक ऐसा करके, आई थिंक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही बुक है। लैरी पिज़ावेंटो, लैरी विलियम्स, मैकवर्टर लुइस, इनकी किताब भी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट ऑथर है। इनकी और भी टीजी भूटानी, फकीर चंद्र दत्त, इन सब की किताबें मैंने पढ़ी हुई। जितना ज़्यादा हो सके आप बुक्स पढ़िए, दैट विल गिव यू मोर एक्यूरेट नॉलेज देन एनी अदर पर्सन। वो चीज़ें चलेंगी नहीं चलेंगी उसकी चिंता मत कीजिए, वो लिखिए, नोट कीजिए। अगर नहीं चला है, मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है कि आज तेजी होगी और नहीं हुई है, तो उसका रीजन ढूंढिए क्यों नहीं हुई। कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या रहते हैं लोगों को जब लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं? कॉमन कंसेप्शंस ये होता है कि एस्ट्रोलॉजी किसी को समझ में नहीं आता है। नंबर 1, घर क्या है, लग्न स्थान क्या है, पंचम स्थान क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, D1 क्या है, D9 क्या है, इन सब का ज्ञान नहीं होता है और वो डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं व्यापार रत्न, जिसके अंदर काफ़ी भूल होने लगती है। फिर उसमें लिखा होता है कि भाई धनेश, लाभेश, पंचमेश, षष्ठेश, अष्टमेश, तो सब कंफ्यूजन हो जाता है। फिर कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, इधर से उधर सब खिचड़ी करके सब लोग रख देते हैं। सो मैं ये बोलूँगा अगर कोई स्टार्ट करे तो सबसे पहले भृगु संहिता लेके पढ़ना शुरू करें और वहाँ पे बेसिक से दिया है। नहीं हो तो आपके शहर में जो भी ज्योतिष सिखा रहा है उससे 3 महीने ज्योतिष की शिक्षा लें, फिर आगे बुक्स पढ़ना शुरू करें। सबका कंफ्यूजन वहीं आ जाता है कि खुद से पढ़ना शुरू करते हैं और बिगिनर लेवल की बुक नहीं लेते हैं, इंटरमीडिएट या तो एक्सपर्ट लेवल की बुक ले लेते हैं और उसमें फिर सब काम खराब हो जाता है। आते हैं गान स्टडीज पे। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको क्या हार्डशिप्स आई थी और उन सब चीजों को आपने ओवरकम कैसे किया और उसकी क्या रिलायबिलिटी थी जो भी आप उससे एनालिसिस करते थे? देखिए, इनिशियली WD गैन तो इंडिया में कोई था ही नहीं। खाली शरद झुनझुनवाला सर, रुचिर गुप्ता और श्यामल रंजन सिन्हा, इन लोगों के वीडियोस चलते थे, थोड़े बहुत चलते थे और वो लोग कोर्स में भी काफी पैसा बोलते थे कि भाई इतना पैसा है। मेरे पास इतना पैसा था नहीं कि मैं किसी को दूं या मैं वो दे के सीखूं। मेरा लॉजिक ये था कि अगर किसी बंदे को ज्ञान जितना नॉलेज होगा तो वो अपने आप ही 1000 रुपए का 1 लाख और 1 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 1 करोड़, 1 करोड़ का 10 करोड़ और 10 करोड़ का 100 करोड़ कर सकता है। अगर उनके पास, उनको पता है, टाइमिंग पता है, सब कुछ पता है। तो मेरा लॉजिक ये है कि अगर मेरे पास पारस पत्थर है जिसको मैं अगर यहाँ टच करता हूँ ये सोना बन जाता है, तो मैं दूसरे को नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं सबको दे दिया
तो वो तो सबके पास ही सोना हो जाएगा। सो एवरीथिंग विल बी सेम ओनली। ये सेम है कि अगर कल सुबह उठ के इंडिया के जितने लोग हैं सभी के अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे तो सभी लोग उसी लेवल पे रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। आपके अकाउंट में खाली एक नंबर बढ़ जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो वो टाइम पे WD गैन सीखे कैसे, कोई था नहीं। यूएस के ऑथर बहुत सारे हैं, डेविड बोवी करके है और बियर लैम्बर्ट करके है, उनकी किताबें पढ़ी। मेजरली इशू ये रहा कि भाई हर किसी से भी जो पूछता था, थोड़ा बहुत भी आता था, वो बोलते थे किताब पढ़ो। और वही जो बोलते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो अभिशाप ही वरदान बन गया, वही हुआ कि भाई बुक ही पढ़ी तो मैं फेक गुरुओं के पास पहुंचा ही नहीं चला तो नहीं चला, वो अलग बात है। बाकी जो पढ़ा वो पढ़ते गया, बार बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, उस पर दूसरों के आर्टिकल पढ़े, हिमा रेड्डी की किताब पढ़ी। इन सब की किताबों में ये सार निकला कि आप अपना नॉलेज लगाओ, अपने दिमाग से समझो कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और स्क्वायर ऑफ 9 लगाएं, स्क्वायर ऑफ 12 लगाएं, स्क्वायर ऑफ 14, 18, 19, उन्होंने डेट कैसी निकाली है, उनके चार्ट्स देखे, उस पे कैसे उन्होंने मार्किंग करी है, कौन सी लाइन ली है, 45 डिग्री का एंगल लिया है, तो वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने लगाना शुरू किया। मेजर मेरा जो सक्सेस है वो ट्रायल एंड एरर वाला सक्सेस ज्यादा है, क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा ट्रायल किए और लाइव ट्रायल किए, लॉस भी इतना किया। मेरे पास कई स्टॉक ऐसे होंगे जो 0 हुए हैं और कई स्टॉक ऐसे होंगे जो 100x हुए हैं, पर अगेन उनका अमाउंट, क्वांटिटी सब छोटा रखा। ऐसा नहीं कि औकात से बाहर जाके काम किया हो, जितना अपन सहन कर सकते थे उतना ही काम किया और स्टॉप लॉस के साथ किया। बट धीरे धीरे जैसे समझ आती गई, उसमें रिस्क बढ़ा लेता गया और स्लोली स्टेपिंग स्टोन्स जैसे होते हैं, पढ़ाई दर पढ़ाई। WD गैन की किताबें तो थी, प्लस एस्ट्रोलॉजी थी। आगे जाके ये हुआ कि गैन और एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए दोनों मिक्स हो गए। अब मैं उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये गैन क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है। अगर अभी के टाइम पे कोई कान की स्टडीज करना चाहेगा तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा आपके हिसाब से? बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि आप 45 ईयर्स इन वॉल स्ट्रीट पढ़े, तो वो टेक्निकल एनालिसिस की तरह से लिखी हुई है। फिर बाकी सारी किताबें पढ़े और लास्ट में टनल थ्रू द एयर पढ़े, क्योंकि वो किताब जो लिखी है उन्होंने 1927 में लिखी। उसका टाइटल रखा लुकिंग बैक फ्रॉम 1945 और उन्होंने फ्यूचर के इवेंट पहले लिख दिए। उसके अंदर पोयम लिखी हुई है, पोयम में राशियों के बारे में लिखा हुआ है। एक पेज है, 7वां चैप्टर है, 7वें चैप्टर के अंदर फ्यूचर साइकिल उसका नाम रखा है। उस फ्यूचर साइकिल के अंदर सारे ट्रेड एंटर किए हुए हैं और वो ट्रेड जब उन्होंने एंटर किए हैं तो वो एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन पर एंटर किए हुए हैं। अब जब वो देखते हो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन पर एंटर किए हैं, तो वहां जाके पता चलता है कि ये इतना यूनिट इंक्रीज हुआ और यहाँ पे प्राइस इतना इंक्रीज हुआ। और जो वो बोलते थे टाइम प्राइस इक्विवेलेंट या टाइम प्राइस स्क्वायर, सो इक्विडिस्टेंट टाइम, equidistant price, and that price can be the square of time or some relation or some factor multiplied by time which can be equal to price. So एक पॉइंट पे जाके टाइम प्राइस स्क्वायर हो जाता है। अभी ऐसा है कि पब्लिक जो मैं देखता हूँ ट्विटर पे लिख देते हैं कि भाई गैन अगले वीक कुछ हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। मैं वैसा नहीं कर पाता हूँ। मेरा मेथड ये है कि अगर WD गैन के हिसाब से मुझे कोई प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन मिल रहा है या एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन मिल रहा है, नंबर 1, उस एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास जो बुक्स हैं उसमें से अगर मुझे कोई रेफरेंस मिल रहा है तो मैं वो नोट कर लेता हूँ, नंबर 2। नंबर 3, मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड कि भाई वहां पर रेट कट का डिसीजन या रेट हाइक का डिसीजन या तो कोई डेटा आने वाला है। नंबर 4, कोई पॉलिसी डिक्लेयर करने वाला है। एंड नंबर 5, टेक्निकल इंडिकेटर कि चार्ट पे अगर मुझे दिख रहा है कि भाई ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, तो उस हिसाब से सारी चीजें जब मेरे लिए कॉन्फ्लुएंस हो जाती है, तो वहां पे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि ये या तो टॉप हो सकता है या तो बॉटम हो सकता है या ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, या तो यहाँ से बेचने का टाइम है या यहाँ से खरीदने का टाइम है। टेक्निकल एनालिसिस में आपका अप्रोच किस टाइप का रहता है? आप हैवी इंडिकेटर बेस्ड या नहीं, इसमें मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करता हूँ कि पहले ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे इंडिकेटर अलाउड थे, मैं भी सारे इंडिकेटर यूज करता था। पर फिर बाद में क्या हुआ कि ट्रेडिंग व्यू ने बोला कि भाई 3 इंडिकेटर। मेरे लिए भी प्रॉब्लम हुई कि भाई 3 इंडिकेटर तो कैसे होगा। बट वहां से मुझे एक आइडिया आया कि भाई कैसे मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं जो मुझे ट्रेंड का भी आइडिया दे दे, वॉल्यूम का भी आइडिया दे दे और मुझे मोमेंटम का भी आइडिया दे दे। तो जब उन्होंने 3 ही इंडिकेटर किए तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ। मैंने बहुत सारे इंडिकेटर
निकाल दिए। अब इंडिकेटर निकालने के लिए मैंने क्या किया, लोग वाग ये करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी इंडिकेटर सिखा रहा है फिन ट्विटर पे या XYZ पे, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे बॉलिंजर बैंड है, तो वो इन्वेंट किया है जॉन एफ बॉलिंजर ने। अब अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो जॉन एफ बॉलिंजर अभी भी जिंदा है और वो वीडियो बनाते हैं। तो खुद इन्वेंटर का वीडियो देखे, हम खुद इन्वेंटर का ही वीडियो देखे। ऐसे ही जिसने जो RSI है या MACD है या दूसरे जो इंडिकेटर हैं, उसके ऊपर जिन्होंने जो वीडियो बना के रखा है, अगर उसके इंटरव्यूज सुनने को मिले तो मैंने वो सुने, रादर देन किसी दूसरे बंदे का वीडियो या वो बता रहा हो वो मैंने नहीं सुना है। पर जिस बंदे ने वीडियो वो इंडिकेटर डेवलप किया है वो मैंने जरूर देखा है। तो वो देखने के बाद थोड़ी समझ ज्यादा अच्छी आई, और वीडियो भी देखा, मतलब नहीं तो भी 1-1.5 साल में कंटिन्यूअस देखता ही गया। हर इंटरव्यू, ईच एंड एवरी इंटरव्यू, मतलब मैंने बॉलिंजर बैंड में नहीं तो भी 150 से 200 वीडियो देखे होंगे। भले वो सब में सेम चीज बोल रहे, पर एक चीज नई कहीं पर ऐड हो जाती है। सारी चीजें सेम होती है पर कहीं पे कहीं हर एक वीडियो में छोटा छोटा कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है। फ्लो में कलेक्टिव प्रोग्रेस आती रहती है कि हाँ अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये आएगा। और एक हमारे दिमाग का भी आदत है कि आप एक चीज अगर रिपीट करते रहो तो वो आपके मेथड में, आपके मसल मेमोरी में आ जाता है। जब ट्रेडिंग व्यू ने लिमिटेड की चीजें, तो एक तो आपने बॉलिंजर बैंड बताया, और आपके दो फेवरेट इंडिकेटर्स कौन से थे जिनको आप यूज करते हैं? एक है RSI। मैं तो अब तो 2 ही यूज करता हूँ, ट्रेड मतलब बॉलिंजर बैंड और RSI। कभी कभी अगर ऐसा हो तो मूविंग एवरेज भी मैं यूज कर लेता हूँ। उसमें 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आई डू यूज 20 मूविंग एवरेज ओनली। अगेन बॉलिंजर बैंड के अंदर भी एडवांस बॉलिंजर बैंड का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मुझे पता चला, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस देखे। उसके अंदर भी बॉलिंजर बैंड के फॉर्मूला में चेंजेस करके, मूविंग एवरेज के फॉर्मूला में चेंज करके एक ऐसा एरिया मिला कि ये चीज कोई नहीं कर रहा है। तो जो कम लोग यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा चलती है, वो मेरे को समझ में आ गया था। तो मैंने भी वो मेथड डिवाइस किया है। आप लोग भी कभी लाइव में देखते होंगे कि 2 लाइन जा रही हैं, तो वो अलग ही मूविंग एवरेज है, बट दैट इज वर्किंग वेरी नाइसली फॉर मी एंड आई एम फॉलोइंग दैट। तो मेरा जो अगर कोई फेवरेट अगर कॉम्बिनेशन है तो वॉल्यूम अभी फ्री देता है ट्रेडिंग व्यू। व्हाट आई यूज इज बॉलिंजर बैंड प्लस RSI एंड दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बो एंड इट इज वर्किंग फॉर मी। आपके हिसाब से सबसे अंडररेटेड क्या फैक्टर है मार्केट में, जो मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, बट अगर सही से किया जाए तो बहुत हाईली इफेक्टिव है वो? अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू प्राइस, अटेंशन टू व्हाट योर आईज इज सीइंग ऑन द चार्ट। हम अटेंशन देते हैं नॉइस को, हम अटेंशन देते हैं बाजू वाले की एडवाइस को, हम अटेंशन देते हैं ट्विटर पे किसी हैंडल को, हम अटेंशन हमारे दिमाग को नहीं देते, हम अटेंशन हमारी जो आंखें देख रही हैं उनको नहीं देते। इंडिकेटर में भी वो दिखा सही रहा होता है, हर इंडिकेटर पे अगर वो 70 पे, जैसे RSI 70 पे खड़ा है, उसके 2 मतलब है, या तो वो ओवरबॉट है वहां से गिर जाएगा, या तो वो सुपर मोमेंटम में आ गया वहां से भागेगा। अब ये आपको सोचना है कि अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है तो ये भागेगा, पर अगर वो ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स में चल रहा है और अब जाके वापस 70 हिट कर रहा है तो ये डबल टॉप हो सकता है, ट्रिपल टॉप हो सकता है, या ओवरबॉट कैटेगरी में यहाँ से गिर सकता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए या ट्रेलिंग SL और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। ऐसे रूल्स कोई नहीं बनाता है, बोलते सब है, बनाता कोई नहीं है, करता कोई नहीं है। एंड एनीवेज करता भी हो तो भी फॉलो नहीं होता, मुझसे भी फॉलो नहीं होता। मैं दूसरों को दोष देने से कोई मतलब नहीं है कि भाई मैं परफेक्ट हूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ट्राई करता हूं कि जितना ज्यादा हो सके पार्शियल प्रॉफिट में लेता जाऊं। मेरे ऐसे कई ट्रेड हैं जो मैं 100 रुपए से प्रॉफिट बुक करना शुरू किया तो मैं 200-300 तक प्रॉफिट बुक किया, छोटे छोटे पार्ट में बुक करता गया। अब ये अगर फंडामेंटल के तरीके से देखें तो कोई इसको गलत गिनेगा, सही गिनेगा। मैं किसी का सही गलत के खाने में जाना चाहता नहीं। मुझे एंड ऑफ द डे ये चाहिए कि अगर पैसा बन रहा है और मेरी मेथड से बन रहा है, वो मेरे लिए काम कर रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। अगर कोई दूसरा आके चेक करे कि नहीं आपने ये गलत किया, अपने प्रेम से हम मानेंगे बिल्कुल भाई हम गलत हैं, आप सही हैं, आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। तो आपका बेसिकली अप्रोच ऐसा रहता है कि रिस्क फैक्टर मिनिमम हो और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बनता रहे, उसी की कैलकुलेशन में। अपना स्टैटिस्टिक है कि अगर 10 में से आप 1 रुपए वाले 10 शेयर लेते हैं, बहुत सिंपल सा स्टैटिस्टिक है, 1 रुपए वाले आप 10 अलग शेयर लेते हैं, 10 अलग सेक्टर के शेयर लेते हैं, उसमें से 6 फेल चले गए, आपके 6000 जीरो हो गए। उसमें से 4 शेयर हैं, अगर वो डबल हुए
4 टाइम्स हुए, 6 टाइम्स हुए, अगर 10 रुपया भी हुआ, एक शेयर 10 रुपया भी हुआ और आपके पास 10,000 है, 10,000 की क्वांटिटी है, तो इनिशियली आपका जो 10 शेयर्स आपने लिए वो सारे, उसका सारा इन्वेस्टमेंट तो आ गया। उसके अलावा जो बाकी के शेयर्स की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। कई बार ऐसा फेज आता है हर एक ट्रेडर के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में, जब आपने चीजें सब कुछ पढ़ रखी है, मास्टर कर रखी है, या उस लेवल तक हो जहाँ पे आप उसको 90% पोटेंशियल पे यूज कर रहे हो, बट कुछ मार्केट में ऐसे फेजेस आते हैं जब नहीं वर्क कर रही होती चीजें। आप उस फेज में क्या करते हो? देखिए, ये फेज अभी चल ही रहा है। लास्ट सितंबर से जितना भी मैं कंपनीज के बारे में पढ़ रहा हूँ या जिसमें भी इन्वेस्ट किया है वो चीज नहीं चल रही है। मैं यहाँ पे वो बोस्ट नहीं करूंगा कि नहीं मैंने जो किया वो सही किया, मैं भी लॉस में, जो सच्चाई है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। पर यहाँ पे मैं अपने मेंटल लेवल को इसलिए डाउन नहीं करता कि भाई मेरे डिसीजन गलत थे या वो कंपनी गलत थी। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी मार्केट का फेज वैसा है जिसके अंदर वो इंक्रीमेंट या वो गेन नहीं दिख रहा है या वो मनी फ्लो नहीं है। अगर वो मनी फ्लो आना शुरू होगा तो वही स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू करेंगे। मैंने देखा है कि कई बार स्टॉक्स जो 52 वीक लो पे होते हैं, 1000-1200 पे होते हैं, वही अगले 1.5 महीने में 2015-2000-2500 पे पहुंच जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस है। तो अगर ऐसा कोई पीरियड आ रहा है, वो पीरियड में मैं अपना रीडिंग बढ़ा देता हूँ, नया लिटरेचर पढ़ने लगता हूँ और ये पीरियड क्यों आया या इसके अंदर क्यों मनी फ्लो रिड्यूस हुआ उसके बारे में पढ़ने लगता हूं। तो जब आपको रीजन या रूट कॉज पता चल जाता है तो आप फिर वेट करते हो कि वो रूट कॉज कब नलीफाई होगा, तब तक आप एक्यूमुलेशन करते हो कि भाई हाँ हम कोई अच्छे भाव पर उसको खरीदेंगे। और दैट गिव्स यू एन एवरेजिंग एडवांटेज ऑल्सो कि भाई अगर कोई शेयर, जैसे एक शेयर मैंने, मेरी ही बात बताता हूँ, 100 रुपए पे लिया था, वो 20 रुपए पे आ गया था, मैंने 20 रुपए पे भी लिया था और 20 रुपए से फिर जो बढ़ा था। हमारे यहाँ जैसे कोई एडवाइस देता है कि जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक है उसको नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल ही गया होगा, पर जो सबसे ज्यादा गिरा हो वो गेन भी सबसे ज्यादा देता है बॉटम से। तो अगर अडानी के शेयर की बात करें, वो 4000 वाला 1000 आया था, 1000 से वो जब 2000 हुआ तो अगर किसी ने 1000 में लिया उसको, दैट वाज 100% फॉर हिम। और अगर ऐसे आप देखोगे तो खाली 50% ऑफ द फॉल उसने रिट्रेस किया। अब ये आपका व्यू है कि आप 50% ऑफ फॉल देख रहे हो या 100% का गेन देख रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि पैसा बन रहा है, देन इट्स गुड फॉर मी। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई सर्टेन कंपनी स्टॉक या सर्टेन सेक्टर एनालाइज कर रहे हो और उसमें एक दो चीजें सही बता रही हो और एक दो चीजें उसी चीज को गलत बता, मतलब उन आपस में उन चारों स्टडीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो उस चीज को लेके? हाँ, तो मैं वहां पर रिस्क लेता हूँ। बी ए रिस्क टेकर, ठीक है। हम यहाँ पे आए हैं डर के और बच के नहीं आए, उससे पैसा नहीं बनने वाला। मैं ये मानता हूँ कि रिस्क लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ए रिस्की मार्केट, और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो बैंक में एफडी जमा करा दो, बिना रिस्क के पैसा बन रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ आए हो और रिस्क भी नहीं लोगे, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं सेफली करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, तो वो नहीं होगा। आप बुक पढ़ के गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, बुक पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। अब रिस्क लेना, इसमें भी दो पार्ट है। एक अंधा रिस्क कि भाई सीधा मेरे पास, हाँ, कॉल पुट में चले गए, 10 लाख रुपए तो सारा एक ही स्टॉक में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि इतने में मुझे तकलीफ नहीं पड़ेगी या और इतना मतलब हाँ, इजीली गेन हो जाएगा, इजीली गेन हो जाए। अगर मैं गलत भी गया तो भी ये मेरे लिए इतना बेयरेबल है, मैं यहाँ पे काम करूंगा। किसी नए बंदे को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे टेक्निकल एंड फंडामेंटल पे? नए बंदे को एडवाइस ये दूंगा कि आप अगर किसी को पैसा देकर सीख रहे हो तो पहले उनकी वर्थ चेक कर ले कि वो आपको सही से सिखा पाएगा। दूसरा, मैं ये नहीं बोलता कि मेंटर नहीं होते, मेंटर बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे भी हैं, पर जो अच्छे मेंटर है ना वो ऐसे ही फ्री में सिखा रहे हैं या उनका लिटरेचर इतना अवेलेबल है कि आप फ्री में पढ़ सकते हो। आप अपनी मेथड डेवलप करो, आप ये ऐसा इंडिकेटर ढूंढो जिसके साथ आप जेल हो सको। दूसरे का इंडिकेटर कॉपी मत करो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो वही कॉपी करो। बहुत सारे क्या होता है कि वो सर MACD यूज कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, थोड़े दिन बाद वो बॉलिंजर बैंड यूज कर रहा है तो मैं भी यूज करूंगा, कोई मूविंग एवरेज यूज कर रहा है तो फिबोनाची कर रहा है तो मैं भी करूंगा, कोई एलियट वेव कर रहा है तो मैं भी करूंगा। इसी में सबकी तकलीफ है। मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। मेरे साथ ये एडवांटेज रहा कि मैंने WD गैन पढ़ना शुरू किया तो मैं कभी उससे डाइवर्ट ही नहीं हुआ, मैं WD गैन ही पढ़ता रहा। मेरे को ना एलियट आता है ना XYZ आता है, कुछ भी नहीं आता। मैंने पढ़ा जरूर है, मुझे पता है कि कहना क्या है, वो वेव्स क्या है, फलाना क्या, ढेकना क्या, पर मेरा कोर ये था कि मुझे WD गैन ही सीखना है। फिर बाजू में
भले एलियट वेव का एक्सपर्ट बैठा हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, WD गेन का अगर कोई एक्सपर्ट आ रहा है तो उसको सुनने जरूर जाना है और उसी में रहना है, तो ही आपको मिलेगा। अगर आपको फंडामेंटल करना है, फंडामेंटल की किताबें पढ़िए। मैंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मैं काफी बार ट्विटर पे भी डालता हूँ, पीटर लिंच की किताब मैंने पढ़ी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी, फिर दूसरी किताबें पढ़ी। वो सारी किताबें मैं डालता हूँ कि भाई मैं पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। वो बढ़ाने के लिए अभी सबको ये होता है कि मैं ये कोर्स कर लेता हूँ 10,000 का या 20,000 का या 1 लाख का या 9 रुपए का या 100 रुपए का, और अगला बंदा 3 घंटे में वो 6 महीने का एक्वायर्ड नॉलेज आपको दे देगा। कैसे पॉसिबल? तो 9 रुपए वाला तो ऐसा रहता है कि पार्किंग टिकट है, पार्किंग यहाँ पे गाड़ी की है तो अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, अंदर बिल्कुल तो दोगे। वही। तो अगर किसी के 1.5 साल का या 7 साल का या 8 साल का नॉलेज आपको कोई बंदा 5 दिन में, 1 दिन में सिखा रहा, वो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आप उस चीज को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे अगर आपके पास ऑलरेडी वो चीज आपने 60-1.5 साल पढ़ी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर उसमें थ्रू नहीं हो तो वो क्या बोल रहा है नहीं समझ में आया। जैसे हमारा रिसेंट एग्जांपल है, कल मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोल रहा था, सब के ऊपर से जा रहा था। एस्ट्रोलॉजी में कोई वेल वर्स है ही नहीं। अगर मैं फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस बोल रहा हूँ, वही किसी को पता नहीं चल रहा था। तो ऐसा ही होता है कि जहां पे जो बंदा, अगर आप उसमें थ्रू हो ही नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है और वो आप सीखने बैठे हो, तो आप सुन तो लोगे, समझ तो लोगे, अप्लाई करने जाओगे वहां फेल हो जाओगे। तो बेटर है आप किसी भी फील्ड में बुक लें, पढ़ें, बढ़ाएं और उसको ग्रो करें। फिर बेटर है उसमें किसी का फ्री यूट्यूब पर वीडियो देखें। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। मैं नहीं मानता किसी को पैसा देने की जरूरत है। उसके बाद भी इच्छा है तो दीजिए और नॉलेज गेन कीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे नॉइसेस भी होते हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट सर्च करोगे तो आगे जो स्टार्ट की 5 वीडियो की उसमें से एक वीडियो जरूर होगी कि 10,000 से 1 लाख बनाने की स्ट्रेटजी या बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी। तो ये नॉइस से कैसे बचे? देखिए, ये नॉइस में से तो ऐसा है कि ये इंडिविजुअल बंदा अपने इंटेलेक्ट से ही कर सकता है। दूसरा ये है कि पहले 4 वीडियो जो यूट्यूब में आते हैं वो पेड वाले ही आते हैं, जो पेड करके अपना वीडियो आगे पुश कर रहे हैं। इसके बारे में अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से बात करें कि भाई कौन क्या बोल रहा है, मेरे हिसाब से तो अगर किसी का वीडियो देख रहे हो तो उसको 1 साल तक आप ट्रैक कीजिए कि वो सही जा रहा है, गलत जा रहा है। अगर गलत जा रहा है तो उसमें वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई मैं गलत हो गया, वो कितना हम्बली उस मिस्टेक को या उस रॉन्ग को एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत सारे होते हैं कि भाई मैं इसका रीजन बता दूंगा या मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या वो बोल देंगे कि मैंने तो शॉर्ट ले लिया था या मैंने लॉन्ग कर दिया था। ऐसा नहीं, मतलब हाँ सही था। तो मैं स्पेशली बोलता हूं कि 10 में से 9 बार मैं गलत जाता हूं, मैं एक बार ही सही जाता हूं। तो ये देखकर भी अगर आपको वीडियो देखना है तो देखिए, सिंपल। नहीं देखना है तो अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। बट अगले को आप मिनिमम 6 मंथ से 1.5 साल के बीच में ऑब्जर्व कीजिए, वो सही जाता है या गलत जाता है। अभी ये है कि सिर्फ 2 या 3 मैसेज सही हो चले जाए, पब्लिक पागलों की तरह पीछे चली जाती है। आप अपना रिस्क किस हिसाब से मिटिगेट करते हैं? नहीं, मैं इंट्राडे या कॉल पुट ऐसे सब में नहीं मानता हूँ, एफएनओ में मैं नहीं मानता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ में ही बिलीव करता हूँ। तो मेरे लिए मिनिमम टाइम फ्रेम 4 years to 10 years है, और कुछ में 3 months है या कुछ में 1 year है। बट वो अगेन फंडामेंटल स्टडी, एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशन और टेक्निकल इंडिकेशन के कॉन्फ्लुएंस से अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो उसमें हम कूदते हैं, नो डाउट। इम्पल्सिव जंप मैं भी करता हूँ, पेनी स्टॉक देख के मैं भी कूदता हूँ, बुरा नहीं है और कूदना चाहिए। पर मैं सिर्फ इतना कूदता हूँ भाई 500 रुपए ही लगाए या 1000 रुपए ही लगाए, जितना मेरी जेब मेरे को सहन करने देती है। 1000 रुपए में मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे गलती लोग ये करते हैं कि इम्पल्सिव आइडिया आया, उसमें 5-10 लाख लगा दिए, वो गलत है। आप 1000 रुपए का भी 10,000 बनेगा, उसमें भी खुश रहिए। लोग ये नहीं समझते कि 1000 रुपए के ऊपर अगर 1000 बन रहे हैं तो वो 100% हुआ। और अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट करते हो तो बहुत पैसा बनेगा। लोगों को ये चाहिए कि मैं लगाऊं 1000 या मैं लगाऊं 1 लाख और वो सीधा 1 करोड़ बने या 10 करोड़ बने, वहीं पे मार पड़ती है। स्टार्टिंग में मैंने काफी एफएनओ किया और करने के बाद गेन्स लॉसेस सब इवेंचुअली हुए। उसमें स्ट्रेस भी काफी रहता था और कांस्टेंट आप एक स्क्रीन पे रहते थे। अभी जैसा मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूं और जैसे मेरा नेचर ऑफ जॉब था, मैं उसमें ध्यान नहीं रख सकता था। और मैं मानता हूं कि एफएनओ नीड्स टू बी
कि आप इतने उसके ऊपर अलर्ट रहना चाहिए आपका भाव के ऊपर या ट्रेड के ऊपर, तो ही आप कीजिए। अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। अगर मुझे पैसा नहीं बनाना है, मुझे वेल्थ बनानी है, तो वेल्थ के लिए मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भारत के टॉप 10 ट्रेडर आप बता दीजिए और वर्ल्ड के टॉप 10 ट्रेडर बता दीजिए कि जिसने बहुत पैसा बनाया हो, और इन्वेस्टर का नाम बता दीजिए। डेफिनेटली लोग वाग इन्वेस्टर के नाम ज्यादा बताएंगे, ट्रेडिंग करके जो ऊपर आए उनका नाम कम बताएंगे। और जो लोग ट्रेडिंग करके ऊपर आए भी हैं, उनका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम देखिएगा, वो मिनिमम 6 मंथ से 1 ईयर है। किसी का भी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एक दिन नहीं है। हम अगर मैं बोल भी दूं ट्रेडर, तो बहुत सारे लोग आएंगे हाँ ये है वो है फलाना है, पर वो उनका टाइम फ्रेम 6 महीने है। आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आप उसको किस हिसाब से डिवाइड करते हो? रिस्क एपेटाइट तो ऐसा है कि मैं तो मोस्टली ईटीएफ्स है, उसमें पेनी स्टॉक्स में है और अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में है, वहीं पे मैं पैसा ज़्यादा एम्प्लॉय करता हूँ। ब्लू चिप में मैं ज़्यादा पैसा नहीं डालता। मैं मानता हूँ ब्लू चिप रिलायंस जैसा स्टॉक है, वो 1 साल में 4 गुना नहीं हो पाएगा। तो मुझे अगर पैसा बनाना है तो मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप में ही जाना है, क्योंकि मुझे पैसा बनाना है और मुझे वहां पे रिस्क लेना है। डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है, वहां पे रिस्क फैक्टर कम है। अब पैसा बनाना भी है तो कैलकुलेटेड होना चाहिए कि भाई मैं 4 स्टॉक लूंगा, 5 लूंगा या 10 लूंगा, और उसके अंदर अगर गेन मिल रहा है, रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, वो रैली कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर उसमें से निकलना भी पड़ेगा। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मान लीजिए वो रैली कर गया, आपका इन्वेस्टमेंट निकल गया, तो बाकी के शेयर्स में रहने देता हूँ। कल उठ के वही आगे जाके मल्टीबैगर हो गया, देन ऑल्सो इट इज गुड फॉर मी। अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर मी इज BSC, CDSL, LTIM, रिलायंस, HDFC बैंक, ऐसे कई शेयर है, ताला सॉल्यूशन, PCG। बीएससी तो पिछले 6 महीने में ही वो डबल के ऊपर। हाँ, नहीं मैं तो बहुत पहले से लिया हुआ हूँ, बट कहना ये चाहता हूँ कि 750 वाला 7,500 हुआ, कैम्स है, IEX है, MCX है, ये सारे स्टॉक्स ने अच्छा गेन दिया। उन्होंने अच्छा गेन दिया तो मैं उनको बेच दूं, वो मेरे दिमाग में नहीं है। मेरे दिमाग में ये है कि अगर आज ये अच्छा गेन दे रहे हैं तो कल इससे भी ज्यादा अच्छा देंगे, और अगर वो कभी गिर जाते हैं तो मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है, ये सोच के मैंने उसमें और ऐड किया। डिविडेंड प्ले के लिए भी स्टॉक लिए और वो भी काफी अच्छा खासा गेन देकर गए। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट की कंडीशन जो है ना बहुत अनसर्टेन हो जाती है या बहुत हाईली वॉलेटाइल चलते हैं मार्केट एक सर्टेन पीरियड के लिए, तो आप ऐसी सिचुएशन में अपना रिस्क किस हिसाब से मैनेज करते हो? हाईली वॉलेटाइल पीरियड में ट्रेड बंद होते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, शांति से बैठ के मार्केट देखता हूँ और वहां पे मैं वेट करता हूँ। अगर कोई फेवरेट स्टॉक मेरे भाव से 40% नीचे मिल रहा है या 50% नीचे मिल रहा है, आई गो आउट एंड बाय दैट। मुझे पता है वो बहुत गलत डिसीजन है, पर मैं वो करता हूँ। ऐसे वॉलेटाइल पीरियड में लिस्ट बना के रखता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ प्लान रेडी रखो, जब कभी भी केओस पीरियड आएगा वहां पे आप पैसा डालो। मार्केट पीरियड कैसा भी हो, वो टाइम पर आपको ऐसे स्टॉक मिल ही जाएंगे जो रैली कर रहे होंगे। प्रॉपर स्कैनर अगर आपको बनाना आता है तो ऐसे स्टॉक निकल के आ सकते हैं। अगर वैसा ना भी करे तो बहुत इजी मनी है, कंप्रेशन एक्सपांशन थियरी, उसमें से भी स्टॉक निकल जाते हैं कि वो कैसे ब्रेकआउट मार रहे हैं। आप उसमें से आराम से 10-15% का रिटर्न जनरेट हो सकता है। जिसको करना हो वो, डेली करने की जरूरत नहीं है, पर अगर बिल्कुल ही डाई हार्ड है, खुजली जा ही नहीं रही है कि भाई करना ही है, तो ये भी मेथड है, इजी मनी बना सकते हैं। मैंने जो लीजेंडरी इन्वेस्टर है उनके इंटरव्यूज देखे हैं, तो जैसे विजय केडिया सर है, उन्होंने बोला कि अतुल ऑटो 400 वाला 90 आ गया था तो मैंने और खरीदा। मैंने ये देखा कई बार अच्छे अच्छे स्टॉक 50% हो गए, वहां से फिर वो बढ़ गए। तो रिसेंटली फेसबुक, मेटा, गूगल, फैंग स्टॉक सारे 50% हो गए थे 2 साल पहले, वो वापस बढ़ गए। तो वहां पे देखा कि अगर वहां पे मैंने बेच दिया होता या ट्रेडिंग एडवांटेज ढूंढी होती तो मेरे से वो ऐड करने का मौका छूट गया। तो वहां पे मैं अपने आप को सुधारा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मैंने जो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, जो बंदा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उसमें से सीखने का प्रयास ज़्यादा किया है। तो वहाँ से मेरे को हिम्मत आई है। प्लस पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हैं कि जो हमने रिजल्ट देखे हो कि 90 वाला 20 गया और 20 वाला फिर से 90 आया। ये बहुत रेयरली होता है, बट अगेन सिक्लिकल स्टॉक्स में आप फंस गए हो तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप जो भी मार्केट स्टार्ट कर रहे हो
या स्टार्ट करना चाह रहे हो? मार्केट स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें। 1-1.5 साल तक उसका गेन मॉनिटर करें, उनके इंटरव्यूज सुने, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक में छोटे अमाउंट से शुरू करें और अगर उसमें सक्सेस मिलती है तो धीरे धीरे अपना पोजीशन साइज बढ़ाएं। एग्जॉर्बिटेंटली ना बढ़ाएं कि 100 पे 100 शेयर ट्रेड कर रहे तो सीधा 10,000 ट्रेड करने लगे, वो वाला काम ना करें। 100 कर रहे तो 110 करें, 120 करें, 150 करें, फिर आगे काम करें। और जितना ज़्यादा हो सके उतना किताबें पढ़िए रादर देन डिपेंडिंग ऑन वीडियो। जो ब्लैक एंड वाइट में होता है वो मेमोरी में ज़्यादा रहता है, जितना देखा हुआ आप करोगे वो धीरे धीरे समझ में जल्दी आ जाता है, पर वाइप आउट भी उतना जल्दी हो जाता है। आई थिंक लिखना सबसे बेस्ट वे है आपकी नॉलेज को रिले करने का। अगर आपके पास एक्चुअल में नॉलेज है तो आप लिख सकते हो। बोलने को तो आदमी मतलब बातें बहुत बोल सकता है, बोलने के लिए भी पढ़ाई करना जरूरी हाँ। होना चाहिए। अगर आप कोई बंदा बोल भी रहा है तो अगर उसका एक्सपीरियंस होगा तो ही वो बोल पाएगा, और लिखने के लिए तो उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई जो बंदा लिख रहा है तो उसने नहीं तो भी 1000 पेज पढ़े होंगे तब जाके वो 1 पेज लिख पाएगा। आपके हिसाब से सबसे बिगेस्ट आपका फाइनेंशियल मार्केट में रेड फ्लैग क्या रहा है? प्रमोटर होल्डिंग और प्रोडक्ट फाइंडिंग, मतलब वो क्या बेच रहे हैं, बिजनेस मेक या ब्रेक कर दे कंपनी। हाँ, बिजनेस। अगर वो बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उनके प्रमोटर क्या जवाब दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। इन योर टर्म्स, अगर कोई मार्केट स्टार्ट कर रहा है लर्न करना, तो उसको एक सर्टेन लेवल जहां पे वो कंसिस्टेंट अर्निंग कर सके, उसका प्रॉफिट लॉस का रेशियो काफी अच्छा हो, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 बियर साइकिल्स, मैं बोलता हूँ 2 बियर साइकिल्स लगनी चाहिए। 2 बियर साइकिल वो चाहे 5 साल में आ जाए या 8 साल में आ जाए। मुझे 8 साल का समय लगा है, अभी भी मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, पर मैं मानता हूं कि 8 साल में काफी कुछ बंदा देख लेगा। डेली बेसिस पे क्या टाइमिंग देना चाहिए अगर कोई सिर्फ ट्रेडिंग? डेली बेसिस पे मिनिमम 3 to 4 आवर्स रीडिंग के होने चाहिए, मार्केट छोड़ के। और 2 बियर साइकिल, बुल साइकिल से नहीं काम। बुल साइकिल तो सब लोग देखते ही है, बुल साइकिल में हर कोई देखता है। बियर साइकिल जब देखने का होता है वही टाइम पे सब लोग बंद कर देते हैं। What skill or knowledge areas will be most valuable for traders in next 5 to 10 years? I guess gut thinking, risk taking ability, टेक्निकल इंडिकेटर इतने महत्व के नहीं रहेंगे क्योंकि एआई आ गया है, तो इंडिकेटर के इंडिकेटर निकलने वाले हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप सिर्फ गट थिंकिंग और रिस्क टेकिंग कि भाई पेट का पानी ना हिले, कुछ भी हो जाए, तो ही वो बंदा पैसा बना पाएगा। और एक है कि अगर आप जो स्टॉक ले रहे हो वो पैसा कैसे बना रहा है, मतलब व्हाट इज दी कोर बिजनेस ऑफ दैट स्टॉक, अगर वो आप पता कर सकते हो और उस पर आपको कॉन्फिडेंस है, तो मैं बोलता हूँ कि कैश, करेज और कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, किसी भी मार्केट में पैसा बन सकता है। कोई वे है कोई अभी स्टार्ट कर रहा हो और वो उस जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा वो टाइम कम हो जाएगा। जितना ज्यादा आप लर्निंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ के अप्लाई करना शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा वो टाइम पीरियड कम हो सकता है। 6 महीने में भी पता चल सकता है, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो जब तक बियर साइकिल आंखों के सामने आएगी नहीं, तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा।